पिछली क्लास में हमने एशिया टारगेट किया था। एशिया में भी सबसे ज्यादा फोकस किया था जापान पे। हमने जानबूझ के जापान के जितने कॉन्टिनेंट थे, सॉरी उसके आइलैंड थे, द्वीप थे, उन द्वीपों को देखा था। इसके अलावा हम एशिया में माउंटेन्स को पढ़ चुके हैं, प्लेटूज को भी लगभग पढ़े हैं, कुछ बाकी है। डेजर्ट भी हम देख चुके हैं, कहाँ पे कौन सा डेजर्ट है। एक बार जब वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो उसमें इसका फिर से रिवीजन हो जाएगा। नदियों को लेकर के हमने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आप नदियों का लोकेशन बनाने की कोशिश करना। कुछ बच्चों ने बनाया होगा, कुछ से नहीं बना होगा, क्योंकि हर मानसिक स्तर के होते हैं अपने साथ भाई बहन। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, एशिया के बाद वाला पोर्शन जिसको हम ओशिनिया कहते हैं, वो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे बनाना। और आज हम एक और काम बहुत महत्वपूर्ण करेंगे, कंबाइंड वर्ल्ड की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि 7 कॉन्टिनेंट को एक साथ दिखलाने की भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले हम एशिया का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लें, जो बहुत जरूरी है डिस्कस करना, कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन से लेकर के बाकी क्या स्पेशलिटी है, उसका एक ओवरऑल मैप लास्ट बार ही बना के ड्रॉ करके देख ले। और उसके बाद एशिया से बाहर होके हम ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया पे फोकस करेंगे। एशिया में हमने जब भी बनाना शुरू किया था तो हमने शुरू किया था अरेबियन पेनिनसुला से, और अरेबियन पेनिनसुला के बाद गल्फ ऑफ पर्सिया बनाया था, और गल्फ ऑफ पर्सिया फारस की खाड़ी के बाद हमने ये ईरान और पाकिस्तान के बाद इंडिया का पोर्शन बनाया था, और इंडिया का पोर्शन बनाने के बाद हम जो है फिर ये पोर्शन पे गए थे, जो दूसरा रीजन था हमारा, जिसको हम कहते हैं थाईलैंड, सोमालिया, मलेशिया वाला रीजन। ये मलेशिया सिंगापुर वाला रीजन था, ये इंडो चाइना वाला रीजन था। और इंडो चाइना वाले रीजन के बाद इंडो चाइना वाले रीजन के बाद ये चाइना फार्मोसा द्वीप वाला रीजन था, ये कोरिया पेनिनसुला वाला पार्ट था, और ये सखालिन द्वीप वाला पार्ट था, ये कमचटका पेनिनसुला वाला पार्ट था, बेरिंग स्ट्रेट वाला पार्ट था। बेरिंग स्ट्रेट वाला पार्ट हमने बनाया था। उसके बाद फिर हम इस तरफ आते थे, और यहाँ से जो रीजन था ये हमारा, इस रीजन को हम बनाते थे, और ये टर्की बना करके, फिर ब्लैक सी बना के, काकेसस माउंटेन बना के, ये कैस्पियन सी बना के, यूराल बना देते। इस तरह से हम एशिया ड्रॉ करते थे। तो ओवरऑल एशिया में हमने ये नोटिस किया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कैंसर के ऊपर वाले रीजन में, कैंसर के आसपास वाले रीजन में ही हमने देखा डेजर्ट रीजन है। कैंसर के आसपास वाले रीजन में ही एशिया में सारे डेजर्ट रीजन्स हैं। एक हो गया गोबी का मरुस्थल, एक टकला माकन का मरुस्थल, तारिम बेसिन और टकला माकन का डेजर्ट, थार डेजर्ट, और ये चोलिस्तान डेजर्ट, ये ईरान का दस्ते लूट और दस्ते कबीर ईरान का डेजर्ट, ये इराक और अरब का डेजर्ट वाला रीजन हो गया। यहाँ पे दो छोटे छोटे डेजर्ट थे, काराकोम, किजलकोम और अरलकोम। ये इतने सारे डेजर्ट वाले रीजन्स हमने देखे थे। तो आखिर ये क्या कारण है कि एशिया में कर्क रेखा के इर्द गिर्द इतने सारे डेजर्ट मिलते हैं। जब हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर होते चले जाएंगे, और हमें समझ में आते चले जाएंगे। लेकिन अभी तत्काल जो है, अभी तत्काल हम बस इस पे फोकस दे दें कि कहां कहां ये है, लोकेशन पे पहले फोकस। पढ़ने का तरीका है कि सबसे पहले हर एक जोग्राफिकल जो थिंग है, जोग्राफिकल जो पार्ट है, उसके लोकेशन को पहले फोकस करिए। एक बार यदि आपको लोकेशन सबका समझ में आ गया, तब फिर उस पे एप्लीकेशन लगाओ। लोकेशन, देन एप्लीकेशन, देन कंक्लूजन। ज्योग्राफी में ये मंत्र है, मूल मंत्र है, लोकेशन, देन एप्लीकेशन,
देन कंक्लूजन। जैसे हिमालय है, तो हिमालय का सबसे पहले लोकेशन कहाँ है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या उसका एरिया है, ये सब जब हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड, उसका हम लोकेशन देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये शिवालिक हिमाद्री हिमाचल सीरीज, लद्दाख काराकोरम जास्कर सीरीज, ये सब लोकेशन देख रहे हैं। एंड लोकेशन के बाद एप्लीकेशन, क्यों बना, कब बना, कैसे बना, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। एंड देन कंक्लूजन कि आगे क्या होने की संभावना है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन यू कैन फाइंड आउट दी कंक्लूजन दैट कि फ्यूचर में हिमालय का क्या होने वाला है। इन दी फ्यूचर हिमालय की और ऊंचाई बढ़ेगी, या इन दी फ्यूचर हिमालय में वॉल्केनिक इरप्शन होने की संभावना, या इन द फ्यूचर हिमालय में अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। क्यों हम हिमालय रीजन को अर्थक्वेक के लिए सेंसिटिव जोन मानते हैं, क्यों भूकंप की संभावना ज्यादा है, और क्यों हिमालय में होने वाला भूकंप खतरे की घंटी है, कैसे कैसे हिमालय में होने वाला भूकंप खतरे की घंटी है। तो इन चीजों पे सोचना पड़ेगा, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पे निकलेंगे। जैसे एक कंक्लूजन है, हाल ही में चमोली में घटना घटी फ्लैश फ्लड की, चमोली उत्तराखंड। कुछ साल पहले केदारनाथ क्राइसिस हुआ था। केदारनाथ में एक ऊंचाई पर स्थित गांधी झील था, वो झील नेचुरली बहुत ज्यादा वाटर उसमें जमा हो गया था, ग्लेशियर्स के पिघलने से और वर्षा के रूप में पानी जमा होने से उस झील की दीवारें जो थी उसकी मरम्मत नहीं हुई थी, और वो उसकी बांध उसका टूट गया, और केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई। ऐसी बाढ़ आई कि पूरा केदारनाथ का दोनों किनारे पे बसा हुआ जो भी था गांव मोहल्ला बह गया, हजारों लोग मर गए। तो वो जो केदारनाथ क्राइसिस था, या फिर जो अभी रिसेंटली चमोली, जो फूलों की घाटी उत्तराखंड में चमोली है, वहां की फ्लड क्राइसिस थी, या एक दो साल से लगातार कई बार फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है जो झेलम का मतलब घाटी है, जिसको कश्मीर घाटी बोलते हैं, झेलम की घाटी, उसमें भी बार बार फ्लड आ रहा है। तो ये जो फ्लड की फ्रिक्वेंसी, फ्लैश फ्लड की फ्रिक्वेंसी, अचानक बाढ़ आने की जो बारंबारता हिमालय में बढ़ी है, उसके कंक्लूजन तक एक ऑप्शनल वाला कैसे पहुंचेगा, यहीं से पहुंचेगा। हिमालय का लोकेशन, हिमालय पे लागू होने वाला एप्लीकेशन सिद्धांत उत्पत्ति का, एंड देन आपको निकालना है कंक्लूजन। क्या हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, हिमालय बलित पर्वत है, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, और अधिक ऊंचाई के कारण इस पर क्रायोस्फेयर पाया जाता है। क्रायोस्फेयर मतलब हिममंडल, क्रायोस्फेयर मतलब हिममंडल, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, हिम का इसको थर्ड पोल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ स्नो कैप। आइस कैप के कारण हिमालय की जो चोटियां हैं उन पे बर्फ की जो परतें जमी है, आइस कैप है, आइस कैप के कारण उसको हम थर्ड पोल के नाम से जानते हैं। और जो ये थर्ड पोल है, अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण थर्ड पोल पे जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, और आइस के मेल्ट होने के कारण, थर्ड पोल के आइस के मेल्ट होने के कारण जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कौन सी क्रिएट हो रही है, जो झीलें हैं टेम्परोरली बहुत सारी झीलें क्रिएट हो रही हैं, हिमनदों के पिघलने से झीलें क्रिएट हो रही हैं। सॉरी, हिमनदों के पिघलने से झीलें क्रिएट हो रही हैं, और झीलों के क्रिएट होने से क्या हो रहा है, ऊंचाई पर बने झील अपने आप में एटम बम की तरह वर्क करेंगे। कैसे, वही गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ वाटर का वो स्टोर जब किसी हलचल के कारण, सबसे पहले तो हिमनदों के पिघलने से हिमालय की ऊंचाइयों पर जो अनगिनत नए झील बन रहे हैं, उन झीलों में जो पानी है उसका जो प्रेशर है, वो प्रेशर वहां का जो भू संतुलन है, जो आइसोस्टेसी है, उसको बिगाड़ेगा। अब जब भू संतुलन बिगड़ेगा तो उसको संतुलित करने के लिए हिमालय कांपेगा। आप कभी आपके दरवाजे पे कोई गाय माता या कोई मवेशी यदि होता है और आप उस पर पानी दे देते हैं उसको भगाने के लिए, तो पानी की बूंदों को अपने पीठ से हटाने के लिए मवेशी अपनी पीठ पे क्या करता है, भूकंप लाता है। आपने देखना, ऐसे ऐसे कंपन करेगा, झारना, पानी झारने के लिए मवेशी हो या कुत्ता हो क्या करता है, अपने शरीर को कपाता है, इससे उसके ऊपर जो ठहरा हुआ पानी है वो फिसल जाता है। हिमालय भी कुछ वैसा ही करेगा, बिल्कुल सजीवों की तरह। हिमालय का जो भूखंड है, पृथ्वी के ऊपरी भूखंड का जो अपर लैंड स्पेयर, जो लिथोस्फेयर है, अपर लिथोस्फेयर जो है अर्थ का, उसका नेचर है आइसोस्टेसी का।
वो अपना संतुलन बनाए रखने में लगा रहता है। तो जब हिमालय पर इन नए झीलों के बनने के कारण ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तपन के कारण जो हिमालयी क्षेत्रों में ऊंचाई पर स्थित नए नए झीलों का निर्माण होगा, ये जो झीलें होंगी, इन झीलों पे ये जो नई नई झीलें होंगी ना, इन झीलों पर भूकंप का खतरा मंडराएगा। और जब जब भूकंप आएगा तो ये जो नेचुरल झीलें हैं इनकी दीवारें टूटेंगी और इसका जो पानी है ऊंचाई से नीचे की ओर फिसलेगा और नीचे की ओर जब ज्यों-ज्यों आएगा तो अपने साथ बड़े बड़े चट्टाने लेकर आएगा और तीव्र गतिज ऊर्जा के साथ नीचे विध्वंस करेगा, जैसे कि केदारनाथ क्राइसिस में किया था। और ऐसे खतरे पूरे हिमालयी क्षेत्र में मंडरा रहे हैं। तो देखो, तुम जो ये नए नए कॉन्सेप्ट तक पहुंचने की कोशिश है आपकी, यही कोशिश आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। लेकिन इस समझ को विकसित करने के लिए यही लोकेशन प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल टू कैलकुलेशन का वही कंक्लूजन पर आना होगा। हिमालय की स्थिति, हिमालय का उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और उन सिद्धांतों के साथ हिमालय से जुड़ी सारी सूचनाएं और उन सूचनाओं के साथ हाल फिलहाल में घटी हुई घटनाओं के बारे में सूचना, जैसे केदारनाथ क्राइसिस, चमोली क्राइसिस, झेलम फ्लड क्राइसिस, और उन सूचनाओं के कारणों की जांच करने की आप में एक समझ, और उसी समझ के आधार पर लिखा गया आपका उत्तर एक मानक उत्तर माना जाएगा। ठीक है, हिमालय से जुड़ा कोई प्रश्न आया, हाल फिलहाल में जुड़ी घटनाओं का जिक्र आपने किया और उन घटनाओं का मूल्यांकन वैज्ञानिक तरीके से कर दिया और अपना कुछ लॉजिकल अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो एग्जामिनर की नजर में आप एक अच्छे समझदार एस्पिरेंट के रूप में स्थापित हो जाएंगे। ये जानबूझ के एक नमूना बताया मैंने कि कैसे हम पहले ज्योग्राफिकल थिंग्स, मान लो एक एग्जांपल था हिमालय, इसकी स्थिति देखी कि कहां है, कहां से कहां तक है, फिर इसके एप्लीकेशन पर गए कि क्यों है, क्या कहां है, और फिर किस पर गए, क्यों है, और फिर उसके इस हालत पर गए कि अभी किस हाल में है। और जब हमने अभी किस हाल में है को समझ लिए, हाल फिलहाल की जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में जान लिए, मेन मेन थिंग जैसे हिमालय हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, थार डेजर्ट हो गया, या पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, जो मेन रीजन है, जैसे भारत में 5 मेन रीजन है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज, मिडिल ग्रेट प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू के बाद कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स, यही 5 ज्योग्राफिकल फीचर है। तो इन पांचों ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में लोकेशन, एप्लीकेशन, करंट सिनेरियो यानी करंट कंडीशंस, प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं इन क्षेत्रों की, और उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल और उसका सॉल्यूशन, इतनी समझ बनाएंगे तो भारत का भूगोल मेरा बेहतर होगा। ठीक है, चलो हम आज ज्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे, पहले आप हेडिंग दे लो। आज हमारा मेन टारगेट है ऑस्ट्रेलिया, ऊपर हेडिंग देंगे, सब लोग हेडिंग देंगे, ऑस्ट्रेलिया बनाने सीखेंगे हम, क्योंकि आज हम वर्ल्ड पूरा का पूरा बनाने वाले हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हेडिंग दे दो, ऑस्ट्रेलिया। आज हमारा फोकस जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया पे होगा, ऑस्ट्रेलिया को बनाने सीखेंगे और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उस पर आज हम फोकस करेंगे। सब लोग हेडिंग देंगे ऑस्ट्रेलिया। हम्म सबसे पहला कुछ पॉइंट वहीं नोट कर लेंगे। ऑस्ट्रल का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रल का मतलब होता है दक्षिणी, सदर्न, दक्षिणी। इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का मतलब क्या हुआ? इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का मतलब हो गया दक्षिणी महाद्वीप। आप कहेंगे दक्षिणी महाद्वीप तो अंटार्कटिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया को दक्षिणी महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी महाद्वीप है लेकिन निर्जन है, ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है। बट दक्षिणी महाद्वीप के रूप में ऑस्ट्रेलिया जो है ये मानवीय अधिवास से भरा पूरा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे, इसको कहते हैं थ्रस्टी कॉन्टिनेंट, थ्रस्टी। ठीक है, थ्रस्टी कॉन्टिनेंट कहते हैं
और थ्रस्टी कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया को क्यों कहते हैं? तो मरुस्थलों का महादेश कहते हैं इसको, मरुस्थलों का महादेश या फिर कॉन्टिनेंट ऑफ डेजर्ट कहते हैं इसको, मरुस्थलों का महाद्वीप या महादेश कहते हैं। प्यासी धरती का महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस पर अब हम चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, अब बनाने सीखने की जहां तक बात है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत इजी है बनाना। एक तिरछा सा बकेट बनाते हैं, तिरछा सा बकेट बनाते हैं, बकेट, बकेट यानी कि एक बक्सा टाइप का, टब टाइप का, जिसमें एक लाइन बड़ा हो एक लाइन छोटा हो। और तिरछा बकेट बनाने के बाद इसी बकेट के सीध में नीचे, इस बकेट के नीचे एक ऐसे बाइट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाइट जैसे स्माइली बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो स्माइली, तो इसका उल्टा उदास वाला, सैड वाला स्माइली, उदास वाला बनाना है, यानी एक बाइट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो रीजन्स है, ठीक है, इस रीजन्स को यहां से, ये जो रीजन गया ये थोड़ा नुकीला ले आते हैं और इधर से इसको ला के यहाँ पे ऐसे कटकुट करके मिला देते हैं। और सेम काम इधर भी करते हैं, ठीक है, इसको इससे लाके मिला देते हैं। ऑस्ट्रेलिया बनाने के लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। अब लोकेशन के आधार पर यदि ऑस्ट्रेलिया बनाए, लोकेशन के आधार पर यदि ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देख लें हम। तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति ग्लोब में कहाँ है? तो यदि ये इक्वेटर है और ये कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न का मतलब हो गया 23.5 डिग्री साउथ, और 23.5 डिग्री साउथ का मतलब हो गया मकर रेखा। तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीच से नहीं जाती, बीच से थोड़ा नीचे जाती है। तो हम इसके ऊपर में इस कोने में ऐसा वाला साइन, ये बकेट बनाएंगे और बकेट को इस तरह से यहाँ लाके ऐसे बाइट बना के इसके साथ मिला देंगे। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये जो हमने बनाया अभी, यही हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया है हमारा। तो हम ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया, यानी मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के निचले हिस्से से गुजरता है। और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली कहाँ है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और मूलतः यदि देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध के साथ साथ इस तरफ है पूर्वी, पूर्वी, तो दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में है। यदि हम देखें तो पूरब में, दक्षिण पूरब वाले कोने में लोकेट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है टस्मानिया, ठीक है। और इसी के पास यहाँ पे दो लंबा सा आइलैंड है, ये है एक उत्तरी न्यूजीलैंड ये, और ये है दक्षिणी न्यूजीलैंड, ठीक है। तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड अलग स्वतंत्र देश है ये न्यूजीलैंड, और बाकी जो ऑस्ट्रेलिया एक अलग स्वतंत्र देश है। अब इस ऑस्ट्रेलिया के पास में कई सारे छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, ठीक है। एक बड़ा सा आइलैंड है यहाँ पे, एक यहाँ आइलैंड है, और कम से कम इसके आसपास हजारों, हजारों से ज्यादा आइलैंड है, लाखों के, ये लाखों आइलैंड है, छोटे बड़े, हजारों, लाखों ज्यादा हो जाएगा, हजारों आइलैंड है। इन आइलैंड को 3 ग्रुप में बांटते हैं, और इन सब को मिला करके ही कंबाइंडली, इन सारे आइलैंड्स को मिला के ही कंबाइंडली एक टर्म यूज करते हैं, ओशिनिया। नाम सुने होंगे आप, ओशिनिया नाम। तो जो ओशिनिया शब्द है ना, कभी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ओशिनिया शब्द के बारे में। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ओशिनिया है, ठीक है, ओशिनिया, स्पेलिंग OCEANI, ओशियंस में ज्यादातर इसका हिस्सा है, इसलिए ये टर्म यूज होता है ओशिनिया, ओशिनिया, ठीक है। अब ओशिनिया में क्या क्या बेसिकली आता है, यदि कभी आपको पूछा जाए कि ओशिनिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो बस लोकेशन देख लो। ओशिनिया इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो होता ही है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड प्लस यहां पे जो ऊपर आइलैंड है ये, उसका नाम मेलानेशिया
प्लस उसके पास में जो है माइक्रोनेशिया, यहां मेला या माइक्रो, ठीक है, बताएंगे एक्यूरेट कौन कौन, प्लस पॉलिनेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस मेलानेशिया प्लस माइक्रोनेशिया प्लस पॉलिनेशिया इज इक्वल टू ओशिनिया। तो ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया के अलावा क्या क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड आता है, मेलानेशिया आता है, माइक्रोनेशिया आता है, पॉलिनेशिया आता है। तो ANMMP याद रखिएगा, ANMMP आता है किसमें? ओशिनिया में। आखिर कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया ओशिनिया का? ओशिनिया का कॉन्सेप्ट जो आया, ये जो बड़ा वाला आइलैंड है ना, ये जो बड़ा वाला आइलैंड है इसका नाम है न्यू गिनी। आपने नाम सुना होगा न्यू गिनी। एक है न्यू गिनी और एक है पापुआ न्यू गिनी। एक ही आइलैंड के दो हिस्से हैं, एक हिस्से का नाम है न्यू गिनी और दूसरे हिस्से का नाम है पापुआ न्यू गिनी। अब एटलस में जब आप देखेंगे ना, तो इस ग्रुप ऑफ आइलैंड जो मेलानेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया है, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड की पहचान करनी पड़ेगी। कुछ आइलैंड को आपको पहचानना पड़ेगा और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे जितने भी जो सबसे बड़ा, ओशिनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ओशिनिया का सबसे छोटा देश कौन है? ओशिनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया का सबसे छोटा देश कौन है? उसका नाम है नौरू। ओशिनिया का सबसे छोटा देश जो है वो है नौरू, याद रखिएगा। नौरू एक स्वतंत्र आइलैंड कंट्री है जो पॉलिनेशिया में स्थित है, पॉलिनेशिया में स्थित है। उसका नाम है नौरू। नौरू के पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? ये सबसे छोटा देश है किसका? सबसे छोटा देश है ओशिनिया का। ओशिनिया का सबसे छोटा देश है नौरू और ओशिनिया का सबसे बड़ा देश, ओशिनिया का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ज्यादातर जो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया में आइलैंड है वो गुलाम है, कॉलोनी है। कुछ कॉलोनी यूके का है, कुछ कॉलोनी यूएस का है, कुछ कॉलोनी फ्रांस का है, कुछ कॉलोनी जर्मनी का एक भी कॉलोनी उधर नहीं है। बस यूएस, यूके, फ्रांस, ये तीन देश हैं जिन्होंने ज्यादातर कॉलोनी इस मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया में बनाया। कुछ द्वीप हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आपने नाम सुना होगा मार्शल आइलैंड का नाम सुना होगा आपने, मार्शल आइलैंड। फिजी नाम सुना होगा आपने, फिजी, फिजी हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, ठीक है। और जीसस आइलैंड है, कई सारे जीसस आइलैंड है। जीसस के अलावा फिजी, मार्शल, जीसस, ये सब ज्यादा फेमस आइलैंड हैं, जो ज्यादा फेमस है। मार्शल पे यूएस की कॉलोनी। हवाई द्वीप का नाम सुना होगा, वो भी पॉलिनेशिया का भाग है, हवाई द्वीप जो यूएस का पार्ट है। तो हवाई आइलैंड, मार्शल आइलैंड, फिजी आइलैंड, गिनी आइलैंड, न्यू पापुआ गिनी आइलैंड, ये सब इसमें आता है। लोकेशन तो खैर आपको याद रहेगा। चलिए वन बाय वन करके कुछ पॉइंट नोट करते जाइए आप ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। वहीं पे यदि आपके पास कॉपी पेन है तो कुछ यूनिक पॉइंट आप नोट करिए। यदि आपको नहीं पता हो तो, पता हो तो बस इस कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। पहला पॉइंट होगा कि ओशिनिया के ज्यादातर आइलैंड जो हैं, ओशिनिया में ज्यादातर आइलैंड जो है न्यूजीलैंड को छोड़ के जितने भी आइलैंड हैं, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ ओशिनिया स्पेशली मेला माइक्रोपोली, ये ट्रॉपिकल आइलैंड है, उष्णकटिबंधीय द्वीप है। मतलब मकर और विषुवत के बीच में ही है। एक दो तो कर्क के पार है, जैसे हवाई द्वीप है तो वो ऊपर कर्क के पार है। तो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ ओशिनिया, यानी ओशिनिया के ज्यादातर द्वीप जो हैं वो ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले द्वीप हैं। एंड दीज आइलैंड, मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स। अब ये कोरल आइलैंड्स क्या होता है? देखो, द्वीप जो होता है ना, या तो वॉल्केनिक आइलैंड्स होता है या तो कोरल आइलैंड्स होता है। मूलतः ज्यादातर जो द्वीप होते हैं, समुद्री द्वीप, या तो वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप होते हैं या तो वो प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप होते हैं। प्रवाल भित्ति क्या है, पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत मजेदार, बहुत डेप्थ में ले जाके।
कि क्या होता है प्रवाल भित्ति और कैसा जीव होता है, कैसे वो आइलैंड बना देता है, कितने तरह के आइलैंड बनाता है, कहाँ पे वो पाया जाता है और कब वो मर जाता है, किस कंडीशन से उसकी ब्लीचिंग हो जाती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ज्यादातर जो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया के आइलैंड्स हैं वो या तो वॉल्केनिक हैं या तो कोरल हैं। आप कहेंगे कि सर इतना ज्यादा आइलैंड यहाँ क्यों बना? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया ये सब के सब आर्कियोपेलागो हैं। क्या होता है अंग्रेजी में जिसको आर्कियोपेलागो कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं द्वीपपुंज। द्वीपपुंज, यदि आर्क के आकार का, चाप के आकार का कहीं कोई द्वीप है तो उस चाप के आकार के द्वीप को हम आर्कियोपेलागो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट था, साउथ अमेरिका वाला पार्ट था और नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट था, उसके बीच में जमैका था, क्यूबा था, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती था, प्यूरोटिको था, ठीक है, एंटीगुआ था, बारबाडोसा था, बारबाडोस का नाम सुना होगा, अभी रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है, बारबाडोस था, बाराबूडा था और दो आइलैंड था, क्या नाम था उसका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो ये तुम देख रहे हो आइलैंड एक चाप की तरह है। तो जब चाप के तरह, यानी चाप बना आर्क के तरह, आर्क के तरह किसी समुद्र के किनारे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण, यहां पे एक छोटा प्लेट है ना जिसको कैरिबियन प्लेट कहते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक, और इधर बड़ा प्लेट है जिसको अटलांटिक प्लेट कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक और कैरिबियन प्लेट के बीच में जो टकराव होता है, उस टकराव के कारण इन वॉल्केनिक आइलैंड्स का निर्माण हुआ है। तो जैसे कैरिबियन सागर में कैरिबियन आर्कियोपेलागो है, इसका क्या नाम है, कैरिबियन आर्कियोपेलागो, हिंदी में क्या कहेंगे, कैरिबियन द्वीप समूह, इसको क्या कहेंगे, कैरिबियन द्वीप समूह। उसी प्रकार से जैसे यहाँ कैरिबियन द्वीप समूह है, जैसे जमैका, क्यूबा और हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूरोटिको, बाराबोसा, बारबाडोस, एंटीगुआ, ग्रेनेडा एंड ट्रिनिडाद टोबैगो। ग्रेनेडा भी एक स्वतंत्र देश है, ग्रेनेडा यहीं पे है। और यहाँ फिर बहामास, जिसको वेस्ट इंडीज पुकारते हो आप, और यहाँ पे फिर वो एक छोटा सा आइलैंड है भुताहा आइलैंड, बरमूडा, बरमूडा आइलैंड। तो ये सारे आइलैंड जो हैं ये आर्कियोपेलागो कहलाते हैं। आर्कियोपेलागो शब्द आया है आर्क से, और आर्क का मतलब होता है चाप, और चाप का मतलब होता है, बचपन में ऐसे सुइया, डेढ़ सुइया रख के ऐसे खींचते थे ना, ऐसे करके, ये चाप था। तो ये चाप के आकार का जो द्वीप समूहों का निर्माण होता है उसके लिए आर्कियोपेलागो शब्द यूज होता है, जैसे कैरिबियन आर्कियोपेलागो। इसी तरीके से जब आप इंडियन ओशियन में जाएंगे ना, इंडियन ओशियन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन ओशियन में भी बहुत सारे आइलैंड का पूरा ग्रुप है। कैसे, आप देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको दो तीन आर्कियोपेलागो से मिलवाता हूं। एक आर्कियोपेलागो इधर है ना, ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है, तो यहाँ पे एक तो मेडागास्कर इससे टूट के अलग हुआ, तो मेडागास्कर इज नॉट आर्कियोपेलागो। आर्कियोपेलागो हमेशा कैसे बनता है भाई मेरे, आर्कियोपेलागो बनता है जब कोई वॉल्केनिक इरप्शन से कोई आइलैंड क्रिएट हुआ हो। वॉल्केनिक इरप्शन से अ सीरीज ऑफ आइलैंड क्रिएट होगा, बहुत सारे द्वीपों का निर्माण होगा, देन वी कैन से इट आर्कियोपेलागो। अब देखो यहां पे मेडागास्कर आर्कियोपेलागो नहीं है, ठीक है, मॉरिशस आर्कियोपेलागो का पार्ट है, सेशल्स आर्कियोपेलागो का पार्ट है, और इसी मॉरिशस और सेशल्स से आइलैंड्स का इस तरह से बहुत सारे आइलैंड का एक ग्रुप क्रिएट होता है। इस आइलैंड के ग्रुप को कहते हैं चेगोस आर्कियोपेलागो। क्या बोलते हैं, चेगोस आर्कियोपेलागो। तो चेगोस आर्कियोपेलागो पर यूके का कब्जा है, यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है, और चेगोस आर्कियोपेलागो में ही एक आइलैंड है, इस द्वीप समूह में एक आइलैंड है जिस आइलैंड का नाम है, आपने नाम सुना होगा, वो यूएस उस पर अपना अड्डा बनाए हुए है, नाम है दियागो गार्सिया, नाम सुना होगा, दियागो गार्सिया। ये दियागो गार्सिया आइलैंड जो है, ये आइलैंड चैगोस आर्कियोपेलागो का हिस्सा है, और दियागो गार्सिया आइलैंड यूके ने बेच दिया, किसको, यूएसए को बेच दिया कि भाई ले लो तुम, बारे पे नहीं, बेच दिया बिल्कुल।
अब दियागो गार्सिया यूएस का है। सेशल्स के पास भी एक छोटा सा आर्कियोपेलागो, सेशल्स का अपना आर्कियोपेलागो है, चेगोस का अपना। इसका नाम चेगोस आर्कियोपेलागो क्यों पड़ा? यहाँ पे कटक है, कटक समझते हैं, रीच समझते हैं। एक बच्चा कल पूछ रहा था, समुद्र की तली में कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है और पर्वत बनता है, ठीक है, तो यदि वो पर्वत समुद्र के जल से ऊपर आ जाता है, जैसे पानी मान लो यहां तक है और पानी के ऊपर वो पर्वत आ गया, तो अब यही पर्वत ऊपर से देखने पे तुमको क्या लगेगा? द्वीप। लेकिन तीन स्थिति हो सकती है इसकी, तीन कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन क्या? जब ये ऊपर दिखने लगा तो तुम क्या पुकारे इसको? द्वीप। लेकिन ऊपर दिखा नहीं, पानी के बिल्कुल सतह पे आके रुक गया है। यदि पानी के सतह पे आके रुक गया है इसको, ठीक है, एकदम थोड़ा थोड़ा पानी है इसके ऊपर और ऊपर आने आने को है, तो इसके लिए क्या टर्म होगा? जब पूरी तरह ऊपर ना आया हो तो कटक, पूरी तरह ऊपर आ गया तो द्वीप। कटक यानी रिज, कटक यानी रिज। जहां आर्कियोपेलागो होता है, द्वीप समूह होता है, वहां ऐसा ही एक माउंटेन सीरीज समुद्र के बॉटम में क्रिएट होता है, माउंटेन सीरीज क्रिएट होता है। ऐसे समुद्र के तली में एक लंबा चौड़ा माउंटेन सीरीज क्रिएट हुआ। अब ये जो माउंटेन सीरीज समुद्र की तली में क्रिएट हुआ, अब इसके ऊपर समुद्र का जो पानी है, इसके ऊपर समुद्र का पानी इसके किसी किसी चोटी को डुबा दिया और कोई कोई चोटी ऊपर आ गया। तो जो चोटी ऊपर आ गया वो द्वीप कहलाया, जो चोटी डूबा हुआ रह गया वो कटक कहलाया, और जो चोटी बहुत ज्यादा ही डूबा हुआ रह गया, एकदम तली में ही रह गया यहीं तक, वो गोयोट कहलाया, गोयोट। ठीक है, तो गोयोट, कटक, द्वीप सब एक ही चीज का उत्पाद है, अलग अलग नाम है इसके सिर्फ। ये बनता कैसे है? जब समुद्र की तली में वॉल्केनिक इरप्शन होता है और मैग्मा आके इतना ऊंचा जम जाता है कि समुद्र का पानी उससे क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है, तब द्वीप बन जाता है। यदि समुद्र का पानी उसके ऊपरी सतह को छूता है तो कटक बन जाता है। तो जो मध्य महासागरीय कटक है, कटक को रिज कहते हैं। तो यहां दरअसल चैगोस रिज है, और चैगोस रिज के कुछ चोटियां समुद्र से ऊपर आ गई हैं और उनका अपरदन होने से वो द्वीप में बदल गई हैं। तो इसलिए इसको चैगोस आर्कियोपेलागो कहते हैं। सेशल्स, मॉरिशस इसी चैगोस आर्कियोपेलागो का एक हिस्सा है। अब एक बच्चा तुरंत कमेंट बॉक्स में किया, बड़ा मुझे अच्छा लगा। एक बच्चे ने कहा कि सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में क्या ख्याल है आपके? बहुत अच्छे बालक। अंडमान निकोबार आर्कियोपेलागो द्वीप समूह भी कह सकते हैं उसको, लेकिन हाँ इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इसको माना जाता है कि जो पूर्वी हिमालय है ना, पूर्वी हिमालय, इसी का एक्सटेंशन है। बीच में इसका कुछ हिस्सा क्या गया? डूब गया, यानी कटक बन गया, और कुछ हिस्सा उगा रह गया, यानी क्या बन गया? द्वीप बन गया। तो ये पूर्वी हिमालय का एक्सटेंशन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आर्कियोपेलागो। लेकिन इसमें सारे द्वीप वॉल्केनिक इरप्शन से नहीं बने हैं, जबकि आर्कियोपेलागोस हमेशा वॉल्केनिक इरप्शन से बने होते हैं। आर्कियोपेलागो कहलाने के लिए कंडीशंस है कि उसका ओरिजिन जो होना चाहिए वॉल्केनिक ओरिजिन होना चाहिए। अब आपके मन में और सवाल आएगा कि सर ये चेगोस, ये मॉरिशस, ये सेशल्स, ये रीयूनियन, ये सारा आइलैंड वॉल्केनिक है क्या सर? आपके मन में क्वेश्चन आएगा। उत्तर है हाँ, ये सब वॉल्केनिक है। तो क्या सर इसका कोरल रीफ से निर्माण नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं मुन्ना, इसका बिल्कुल कोरल रीफ से निर्माण नहीं हुआ है। होता क्या है कोरल रीफ? कोरल, कोरल प्रबाल, मूंगा, जिसको मूंगा भी पुकारते हैं, एक छोटा सा नन्हा सा जीव है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक तो नहीं कहेंगे, उससे थोड़ा बड़ा, माइक्रोस्कोपिक से थोड़ा बड़ा, लेकिन बहुत छोटा जीव है, और लाखों करोड़ों की झुंड में रहता है। जहां रहता है अकेला नहीं रहता, कॉलोनी बना के रहता है। जैसे मधुमक्खी कॉलोनी बनाती है, वैसे कोरल कॉलोनी बनाता है। जैसे मधुमक्खी खोता बनाती है ना, बिरनी, बिरनी जानते हैं बिहार में? पीला वाला बिरनी, लाल वाला बिरनी बड़ा फेमस है। गर्मी के दिन में चप्पल मार के गिराने का अलग मजा है उसका। बच्चा लोग करता है ऐसा, हम भी बचपन में एक दो गिराए थे। छत पे आके लगा देता था, काटता था तो फुला देता था, बहुत बड़ा चूना लगाते थे उस पर। आजकल तो पता नहीं गायब हो गया कि दिखता नहीं है। तो वो जो बिरनी का खोता जैसे लगता है, बिरनी, ततैया, ततैया का खोता जैसे लगता है, पीला वाला लाल वाला, वैसे ही सेम टू सेम, बस उसी को इमेजिन कर लीजिए, वैसे ही कोरल रीफ होता है।
ठीक है। कोरल रीफ उससे अलग होता है, उससे ज्यादा मजबूत होता है। कोरल समूह में रहने वाला सेलेंट्रेटा वर्ग का एक नन्हा मासूम सा जीव है, जिसको ना ज्यादा ठंडा पानी पसंद है ना ज्यादा गर्म पानी पसंद है। यानी कि उसको फिक्स्ड परास चाहिए। परास माना क्या, इंटरवल चाहिए टेम्परेचर का, 20 से 18 से 22 के बीच में। 18 डिग्री से कम हुआ तो ठिठुर के मर जाता है कोरल, और 22 डिग्री से ज्यादा हो गया, 1 डिग्री भी बढ़ गया तो कोर हाथ छिरिया देता है, खत्म हो जाता है कोरल। यानी कोरल जो है ना ज्यादा तापमान सह सकता है ना कम तापमान सह सकता है, इसीलिए दुनिया के ज्यादातर कोरल सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में रहता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहता है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सॉरी तापमान जो है वो 18 से 22 के बीच रहता है सालों भर। क्या ग्लोबल वार्मिंग कोरल के लिए खतरा है? बिल्कुल खतरा है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा यदि, तो सारा कोरल मर जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग तो 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ गया है और बढ़ ही रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग कोरल के लिए खतरा है। कोरल जो है, प्रवाल जो है, सेलेंट्रेटा वर्ग का समुद्री जीव है, खारे पानी में रहना पसंद करता है, लेकिन ना ज्यादा खारापन पसंद है ना कम खारापन पसंद है। यदि 15 पर 1000 ग्राम से 15 ग्राम से कम खारापन होता है तो भी कोरल मर जाता है, और 35 से ज्यादा हो जाता है, 38 हो जाता है तो भी कोरल मर जाता है। नॉर्मल वाटर का सैलिनिटी, लवणता जो है 35 ग्राम पर 1000 ग्राम, मतलब पर किलो वाटर में 35 ग्राम नमक होता है। कोरल को चाहिए कम से कम 18, 15 15 हो कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 35 36 तक हो। ज्यादा लवणता में भी कोरल मर जाता है, कम लवणता फ्रेश वाटर में भी कोरल मर जाता है। कोरल हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कोरल पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल हमारे लिए नहीं। क्यों? कोरल समुद्र का वर्षा वन क्रिएट करता है। कोरल समुद्री जीवों के रहने के लिए एक बहुत बड़ा, ठीक है, हाँ ये भी सही है, कोरल को ना ज्यादा लाइट चाहिए ना ज्यादा डार्कनेस चाहिए। कोरल वहीं तक जीवित रहता है जहां तक लाइट जाता है। हम बताएंगे जब आपको ओशनोग्राफी पढ़ाएंगे ना, तो उसमें बेंथम, नेक्टम, जो उसका डिफरेंट डिफरेंट जोन बटा है ना समुद्र के नीचे लाइट के जाने का, वहां पे हम आपको डिटेल में समझाएंगे। यहां बस इतना समझाना चाहते थे कि एक आर्कियोपेलागो चेगोस है, एक आर्कियोपेलागो कैरिबियन है, एक और आर्कियोपेलागो है यहाँ फिलीपींस के पास। फिलीपींस के पास एशिया का जब हम मैप बनाते हैं, तो जब हम यहाँ सिंगापुर और मलेशिया बनाते हैं और इंडो चाइना बनाते हैं और चाइना बनाते हैं, ऊपर चाइना बनाते हैं, तो नीचे सिंगापुर के बाद सुमात्रा, जावा, ब्रुनोई, बाली, और बाली के बाद फिर बहुत सारा आइलैंड इधर बनाते हैं। ये जो आइलैंड इधर बनाते हैं, इसी आइलैंड में से एक आइलैंड है मनीला आइलैंड, नाम सुना होगा मनीला, फिलीपींस का मनीला, मनीला आइलैंड। तो ये जो मनीला आइलैंड है और ये सारा, ये सब भी आर्कियोपेलागो है। इसको फिलीपींस आर्कियोपेलागो, ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न आइलैंड समूह है, ग्रुप है। ये इधर भी बहुत सारा, अभी इंडोनेशिया में भी ज्वालामुखी फटा था। तो ये जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आइलैंड ग्रुप है, ये भी एक आर्कियोपेलागो है। तो उसी तरीके से यदि हम मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया या पोलिनेशिया के तरफ जाते हैं, तो यहां आर्कियोपेलागो भी है, और वो जो कोरल बनाता है अपने थूक से, कोरल जब थूकता है ना तो उसमें कैल्शियम का अंश होता है, और वो कैल्शियम जम जम के आपस में संपर्क करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक अच्छा खासा दीवार बना देता है, और इसी दीवार के कारण जो है बहुत सारा आइलैंड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आइलैंड को कोरल वाला आइलैंड किसी बेस से जुड़ा हुआ धीरे धीरे ऊपर तक आके एक द्वीप में कन्वर्ट हो जाता है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सोनी कर रही है। चलिए हम डीप में जाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे। ओशिनिया के ज्यादातर आइलैंड उष्ण कटिबंध द्वीप में है, फिर वहां कोरल आइलैंड क्यों नहीं है? ओशिनिया में कोरल आइलैंड भरा हुआ है, और दुनिया का सबसे ज्यादा कोरल यहीं पाया जाता है। यहाँ पे एक समुद्र भी है, उस समुद्र का नाम है कोरल सी। वही तो बता रहे थे कि ओशिनिया का ज्यादातर आइलैंड कैसा आइलैंड है? कोरल आइलैंड है। इवन ऑस्ट्रेलिया के बगल में ग्रेट बैरियर रीफ नाम का दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, प्रवाल का दीवार है। तो ये इस समुद्र का नाम ही कोरल आइलैंड है।
कोरल समुद्र है। इस समुद्र का नाम क्या है? कोरल सागर। तो कोरल सागर में जो आइलैंड मिलेगा वो कैसा आइलैंड होगा? कोरल आइलैंड होगा। तो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ, याद रखिएगा, ज्यादातर जो द्वीप हैं यहां, इसका समुद्र का नाम ही है कोरल आइलैंड। तो यहां पे द्वीप कैसे होंगे? कोरल द्वीप होंगे। यहीं पे कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ पॉइंट्स बताना था आपको। ऑस्ट्रेलिया छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है आकार में। इसको द्वीपीय महादेश कहते हैं क्योंकि पूरा ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक ही देश है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसको द्वीपीय देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसका 80% हिस्सा, कोई कोई किताब में 84 लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का 84% हिस्सा, 80 to 84% पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, 80 to 84% पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया जो है वो किससे मिलके बना है भाई? 80 to 84% पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया जो है वो डेजर्ट रीजन से भरा हुआ है। याद रखना, डेजर्ट रीजन से। कौन कौन सा डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है जरा देखना एक बार, समझ लो इसको। और क्यों है इतना ज्यादा डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये भी समझ लेते हैं। कैसे खोज हुआ ऑस्ट्रेलिया का ये भी देख लेंगे हम। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। अब जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, ये पश्चिमी रीजन है, वेस्ट। ये पूर्वी रीजन है, ईस्ट। और ये दक्षिणी रीजन है, साउथ। और ये उत्तरी रीजन है। ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है कारपेंटेरिया की खाड़ी। कारपेंटेरिया की खाड़ी। और नीचे जो वो बड़ा खूबसूरत सा ये डिजाइन आपको बनते हुए दिख रहा है, ये जो डिजाइन बनते हुए दिख रहा है, ये डिजाइन, थोड़ा सा इसको और खूबसूरत बना दूं मैं। इसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये एक समुद्र का किनारा है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, BIGST, बाइट। और ऊपर नीचे दिख गया आपको दोनों तरफ। अब इधर कौन कौन सागर है? इधर आपको पता है प्रशांत है, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और इधर आपको पता है क्या? दक्षिणी हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर बोलिए, दक्षिणी उत्तर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ। और नीचे आपको पता है दक्षिणी महासागर है, सदर्न ओशियन। किनारे किनारे में कौन कौन सा सागर है वो देख लीजिए। यहां पे जो सागर है इसका नाम कोरल सागर है, कोरल सी। जो ये वाला रीजन है ना, ये रीजन जहां पे वही मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है, वो तट के पास वाला रीजन कोरल सागर के नाम से जाना जाता है। इस तरफ जो है यहाँ तिमोर सी है, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है पूर्वी तिमोर द्वीप। और यहाँ पे जो सागर है उसका नाम है तिमोर सागर। तो उधर कोरल सागर, इधर तिमोर सागर। याद रखना, तिमोर सागर और कोरल सागर, ये दो सागर ऊपर है। और दोनों तरफ जो ओशियंस है वो सब देख लिया आपने, कारपेंटेरिया की खाड़ी देख ली। अब जो ये रीजन है, मैं एक लकीर खींच दूं, लगभग ये जो मैंने लकीर खींचा है, अरे भाई कहीं पे, अच्छा पूरा लकीर खींचो ना, बंद करके रखो भाई लकीर। ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हो ना, ये डेजर्ट रीजन है। और उसके बाद वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो सेमी डेजर्ट रीजन है। तो फिर ग्रीन रीजन कौन सा है? तो एक ही रीजन ग्रीन रीजन है, और वो रीजन है ये, इतना सा रीजन ही ग्रीन रीजन है। हमने क्यों कहा ग्रीन रीजन इसको?
क्योंकि इसी रीजन में प्रॉपर वर्षा होता है, प्रॉपर वर्षा। यहीं पर एक घास का मैदान है जिसका नाम है डाउन्स घास का मैदान। पूरे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान वाला जो रीजन है यही हरा भरा मैदान है। यहीं पे दो नदी है, इसी डाउन्स के मैदान में दो नदियां हैं, एक का नाम है मर्रे और दूसरा का नाम है डार्लिंग। तो डार्लिंग नदी यहीं पर मिलती है, मर्रे डार्लिंग नदी। बाकी रीजन जो है डेजर्ट और सेमी डेजर्ट वाला रीजन है। आपसे एक सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि इतने बड़े रीजन में डेजर्ट बनने के पीछे क्या कारण है। पहला कारण बताता हूं मैं आपको। पहला कारण है कि इस ओर से एक ठंडी जलधारा गुजरती है, इस ओर से कैसी जलधारा गुजरती है, ठंडी, और नीचे से भी ठंडी जलधारा गुजरती है। तो जो शीत जलधारा है, कोल्ड करंट यहां गुजरती है, कोल्ड करंट, शीत जलधारा गुजरती है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई करंट। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये कोल्ड करंट है, शीत जलधारा है। और जब कोई ठंडी जलधारा किसी महाद्वीप के किनारे से गुजरती है तो उस महाद्वीप में वर्षा कम होती है, ये मैं समझा चुका हूं। क्यों वर्षा कम होती है? क्योंकि ये ठंडी जलधारा तापमान को इतना गिरा देती है कि तापमान के गिरने से, तापमान गिरा देती है ये, तापमान गिराने से क्या होता है, बादल का निर्माण यहां नहीं हो पाता है। कम तापमान होने के कारण बादल नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं बादल? यहां पे तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम, ठंडा पानी में भाप कहां से बनती? ठंडा पानी में भाप नहीं बनेगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो फिर बादल कैसे बनेगा? और बादल नहीं बनेगा तो वर्षा कैसे होगा? और वर्षा नहीं होगी तो मरुभूमि बनेगी। तो इस जो ऑस्ट्रेलिया का ये जो रीजन है, इस तरफ से तो हमको समझ में आता है कि यहां वर्षा कम क्यों होता है, लेकिन इतना दूर तलक ऐसा क्यों? दूसरा कारण बताता हूं। दूसरा कारण यह है, दुखद कारण, कि इस तरफ जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, इस तरफ यहां से लेके यहां तक किनारे किनारे एक माउंटेन है। और ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है? इस माउंटेन का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम है। इस पर्वत का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम है। अब इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से क्या फर्क पड़ रहा है? तो इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ तो वर्षा होती है, इधर भी वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि इधर से कोई ठंडी जलधारा नहीं है साहब, तो समुद्र की ओर से जो भी बादल बनता है वो इधर तट पर आके, किनारे पे आके वर्षा करती है। लेकिन पर्वत होने के कारण एक तरफ जब वर्षा होती है तो दूसरी तरफ वृष्टि छाया पड़ जाती है। ये वृष्टि छाया किस चिड़िया का नाम है? पर्वत के। जैसे भारत में पश्चिमी घाट माउंटेन है, वेस्टर्न घाट माउंटेन है। भारत की भूमि पे देखेंगे तो भारत की भूमि पे आपने देखा होगा कि भारत में क्या है, एक तरफ इधर वाला जो रीजन है भारत का, ये वाला जो रीजन है, तो भारत का जो ये वाला रीजन है, यहां पे क्या है, माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है भाई? यहां पे कौन सा माउंटेन है? ये जो माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है सह्याद्री माउंटेन, सह्याद्री माउंटेन। ठीक है। अब ये जो सह्याद्री पर्वत है यहाँ पे, ये क्या करता है, अरब सागर की ओर से जो भी मानसूनी हवाएं आती हैं, अरब सागर की ओर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो अपने साथ जो बादल लाती हैं वो इसी से टकराती है। और जब इससे टकराती है तो इस पहाड़ के इस तरफ घनघोर वर्षा करती है, भरपूर वर्षा करती है। पहाड़ के इस तरफ खूब वर्षा करती है, यानी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा करती है।
पहाड़ के इस तरफ 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देती है, यानी जो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान है भरपूर वर्षा एंजॉय करता है। भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है भरपेट वर्षा एंजॉय करता है, और जिसके कारण यहाँ पे चीर हरित वन मिलता है, घने जंगल मिलते हैं यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे जो है सालों भर चीर हरित वन मिलता है। कारण क्या है? अधिक वर्षा रिसीव करता है। ठीक इसके इस तरफ वाला जो ये रीजन है, ये रीजन, ये सेमी डेजर्ट रीजन बन जाता है। क्यों बनता है ये सेमी डेजर्ट रीजन? कोई बच्चा जानता है सेमी डेजर्ट? बस वही सेम कारण, ये वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है। क्यों है ये वृष्टि छाया प्रदेश, और क्यों यहां बन जाता है डेजर्ट? ये सेमी डेजर्ट है इंडिया का, इसको क्या बोलते हैं? सेमी डेजर्ट ऑफ इंडिया, अर्ध मरुस्थल। ये यदि पूर्ण मरुस्थल है थार, तो ये अर्ध मरुस्थल है। सेमी डेजर्ट, कटीली झाड़ियां मिलती है यहाँ, यानी पश्चिमी घाट के इस तरफ भरपूर वर्षा और पश्चिमी घाट के उस तरफ वही वर्ड वृष्टि छाया, रैन शैडो। इस रैन शैडो के चक्कर में दुनिया में कई जगह पे ऐसे डेजर्ट बने हैं। ठीक है, लेकिन इधर फिर क्यों नहीं? इधर फिर ये बंगाल की खाड़ी वाला मानसून कुछ जगहों पे वर्षा कर देता है, लौटते समय और जाते समय भी कुछ जगहों पे। तो ये वर्षा इधर भी होता है, इधर भी होता है, बीच में वृष्टि छाया प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यही होता है। ये रीजन जो हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, यहां जो वर्षा नहीं होता है ये वृष्टि छाया के कारण होता है। यानी वृष्टि छाया किसके कारण वृष्टि छाया होता है? एक माउंटेन है जिस माउंटेन का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पर्वत का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम का पर्वत है, और जो बहुत लंबा पर्वत है, बहुत लंबी पर्वत श्रेणी है ऑस्ट्रेलिया की, नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहां से शुरू होता है कारपेंटेरिया की खाड़ी से और नीचे तक आता है। तो ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम हिस्सा 80 to 84% पार्ट क्या है? डेजर्ट है। और उसका कारण क्या है? तीन लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए। एक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई करंट जो है, ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ठंडी है, ये ठंडी जलधारा इस वाले रीजन को क्या कर देती है? ठंडा। और नीचे से जो जाती है कौन? वेस्टर्न करंट, पश्चिमी जलधारा, ये भी ठंडी है, तो ये भी इसको क्या कर देती है? यहां वर्षा नहीं होने देती है। दूसरी तरफ यहां एक पठार है किम्बरले प्लेटू, नाम सुना होगा, हीरा मिलता है इस पठार में, किम्बरले प्लेटू। इसके कारण भी इस रीजन में शैडो, रैन शैडो पड़ता है, वर्षा कम होता है। हाँ, समुद्र के किनारे वाला जो यहाँ का थोड़ा सा हिस्सा है, कुछ दूर का हिस्सा, ये हिस्सा जो है यहाँ थोड़ी वर्षा होती है, तो ये थोड़ा ग्रीन रीजन है। तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत जहां वर्षा होती है, वहां कहीं कहीं हल्का फल्का मिलता है, क्या वर्षा होता है तो वनस्पति मिलती है। बाकी जगहों पे क्या है? डेजर्ट है। अब कौन कौन सा डेजर्ट है? नाम सुना होगा, विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, नाम सुना है आपने? हो सकता है नहीं सुना हो, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। सबसे बड़ा डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, एक हो गया ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, दूसरा हो गया गिब्सन डेजर्ट, एक है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और दूसरा है गिब्सन डेजर्ट। ठीक है, ये इधर वाला जो रीजन है, ये पूरा, ये जो पूरा रीजन है यहां का, ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। दक्षिणी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में जो फैला हुआ डेजर्ट है, उस डेजर्ट को हम ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहते हैं। ये और ये जो रीजन है, ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। हम जीवी लिख देते हैं, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इसके ठीक ऊपर, ठीक है, गिब्सन डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन है, ग्रेट सैंडी है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट है। तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट, ये रीजन है, सिम्पसन डेजर्ट, स्टुअर्ट डेजर्ट, यानी 5 डेजर्ट है इस पूरे भाग में। एक का नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, दूसरे का नाम है गिब्सन डेजर्ट और तीसरे का नाम है सिम्पसन डेजर्ट, स्टुअर्ट डेजर्ट। लोकेशन प्रॉपर आप देख लीजिएगा मैप बना के कि कहां पे कौन सा है। सबसे दक्षिण में, दक्षिणी हिस्सा जो है,
जहां पे दो सोने की खान है, दो फेमस नगर है जहां सोना निकलता है। ठीक है, आपने काल गुरली और कूलगार्डी याद किया होगा कभी, काल गुरली और कुलगार्डी आपने याद किया होगा। यहां एक बहुत फेमस बंदरगाह भी है जिसका नाम है पर्थ, नाम सुना होगा पर्थ। पहले ये बंदरगाह बियाबान था, कोई नहीं जाता था। जब से सोना मिला है, यहां पे दो शहर हैं रेगिस्तान के बीच में, बेहतरीन शहर है, एकदम लग्जरियस टाउन, होटल एकदम लग्जरियस मिलेगा आपको। और वो शहर कैसा है, नाम क्या है, कालगुरली और कूलगार्डी। कालगुरली और कूलगार्डी, ये कालगुरली कूलगार्डी दो शहर हैं इसी डेजर्ट में, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में, जिसमें कि पाया जाता है सोना। दुनिया का बहुत बड़ा सोने की खान है, इसको स्वर्ण नगरी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ण नगरी कहते हैं कालगुरली, कार्लगुरली और कूलगार्डी। ये ऑस्ट्रेलिया के सोने का शहर है, गोल्ड। सिर्फ इस दो शहरों के कारण दुनिया भर के लोग पर्थ जाते हैं। पर्थ बंदरगाह है इस किनारे पे, इस तरफ है पर्थ और इधर है कैनबरा। बाकी सारे शहर इस तरफ हैं। जो आपने सिडनी सुना होगा, कैनबरा सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया का ये कैनबरा तो राजधानी है, इसलिए सब लोग सुनते ही हैं कैनबरा के बारे में। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको कैनबरा ना पसंद, मतलब पता नहीं होगा, पसंद तो सबको होता है। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। कोई आपसे पूछे कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है, तो पर्थ है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसकी 6 राजधानी है, समझो 6 वो प्रोविंस है ना, हर एक प्रोविंस की अपनी राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रोविंस हैं, जैसे भारत में राज्य हैं तो उसकी राजधानी होता है ना बिहार पटना, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया 6 प्रोविंस में बटा है और उसमें से जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिम पार्ट है, उसकी राजधानी है पर्थ। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गई, पर्थ। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गई डार्विन। यहां पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है डार्विन। सारे बड़े नगर ऑस्ट्रेलिया के किनारे पे हैं, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं डेजर्ट के सिवा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुछ नहीं है डेजर्ट के सिवा। ठीक है, तो याद रखना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, डार्विन है। डार्विन, डार्विन एक बंदरगाह है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, एडिलेड है। और क्वींसलैंड एक प्रांत है, यहां पे इधर क्वींसलैंड प्रांत है, तो क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी और विक्टोरिया की राजधानी है मेलबोर्न। नीचे वाला पार्ट है विक्टोरिया। यहां पे पूरे ऑस्ट्रेलिया को एक साफ मैप यदि बना लें, साफ सुथरा मानचित्र बना दें, तो आप ऑस्ट्रेलिया को फिर अलग से इसके प्रोविंस में बांट के भी पढ़ सकते हो। और उस तरह से पढ़ने पे ऑस्ट्रेलिया आपको और समझ में आएगा कि जो पूरी ऑस्ट्रेलिया है इसको प्रांत में बांटा गया है, अलग अलग प्रांतों में बांटा गया है। तो कौन सा प्रांत किस में आता है ये एक बार देख लीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा जो रीजन है इसको कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और जिसकी राजधानी कहाँ है, पर्थ। WA बोले तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा का पूरा रीजन जो है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कहलाता है और इसकी राजधानी कहाँ है, डार्विन, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसके ठीक नीचे वाला जो ये रीजन है ये पूरा का पूरा कहलाता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और इसकी राजधानी इसमें है, ये जो गल्फ बनाया था ना मैंने, एडिलेड, एडिलेड। और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हो गया, एडिलेड। ये क्या हो गया, पर्थ। ये क्या हो गया, डार्विन। ये कौन है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ये कौन है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये कौन है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। 2 लाइन क्यों खींचा भाई आलोक कुमार, हटा दो। ये हो गया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड। अब जो उधर बचा है, यहां तक का जो रीजन है, ये ऊपर कारपेंटेरिया तक, इसके लिए टर्म यूज होता है आपका ये पूरा रीजन जो है ये कहलाता है क्वींसलैंड। अंग्रेजों को क्वींस बड़ी पसंद थी उसकी, उसी के सम्मान में सब नाम रखा है, तो क्वींसलैंड।
और अभी हम जस्ट आपको बता रहे थे ना कि क्वींसलैंड जो है, क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ है? क्वींसलैंड की राजधानी है, अभी बताया था, ब्रिस्बेन। तो ब्रिस्बेन इसकी राजधानी है, यहां पे है बंदरगाह है ब्रिस्बेन। अब बच गया सबसे बेहतरीन पार्ट, ठीक है, सबसे बेहतरीन पार्ट में ये वाला हिस्सा बच गया। ये इसकी जो राजधानी है सिडनी, सिडनी, सिडनी इसकी राजधानी है। और इस प्रांत का नाम है न्यू साउथ वेल्स। हर जगह अंग्रेज जहां भी गए ना, ये जरूर बनाया है उसने, न्यू साउथ वेल्स। वेल्स दरअसल उसकी जन्म भूमि थी अंग्रेजों की, तो जहां जाते थे उसको वो अपना वेल्स की तरह दिखता था, तो वेल्स घोषित कर देते थे। और जो बच गया पार्ट, इसका नाम है विक्टोरिया, और विक्टोरिया की राजधानी है मेलबोर्न। ये विक्टोरिया हो गया। ये पूरी ऑस्ट्रेलिया के ये 6 प्रांत हो गए, ऑस्ट्रेलिया के कुल 6 प्रांत हो गए, और हर एक प्रांत की अपनी राजधानी है, और उस राजधानी को बंदरगाह के रूप में है। जितनी भी राजधानियां हैं वो सब बंदरगाह के रूप में है। तो आपको कोशिश करनी है कि उनको याद रखें कि किस राजधानी, किसकी कौन सी राजधानी है। 6 पार्ट में बटा है, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, और फिर इधर क्वींस, न्यू साउथ, विक्टोरिया। बट यदि हम देखें कि कंप्लीट, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, सर जहां पर गोल्ड मिला है वहां पर तो कोई प्लेटू नहीं है, फिर किस चीज से गोल्ड निकलता है? अभी हाल में बिहार में जमुई जिला का एक सोनहो नाम का प्रखंड है, और सोनहो में करमटिया नाम का एक गांव है, वहां सोना मिला है। गोल्ड को मिलने के लिए प्लेटू माउंटेन की जरूरत नहीं है। गोल्ड को इसलिए, गोल्ड मिलने के लिए प्लेटू या माउंटेन मिलने की जरूरत इसलिए नहीं है। बहुत जल्द तुमको एक चीज पढ़ाऊंगा जो प्लेसर डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। नहीं सुने होंगे आप में से कोई ज्योग्राफी वाले हैं, किसी ने सुना है इस नायाब वर्ड को, प्लेसर डिपॉजिट? प्लेजर नहीं, प्लेसर, नहीं सुना है ना? तो चलो पेशेंस रखें, हम बताएंगे आपको। ये जो प्लेसर डिपॉजिट है, प्लेसर निक्षेप है, ये वे डिपॉजिट्स हैं जो उस प्लेटू को इरोड करके, अपरदित करके नीचे आके जमे हैं, कहीं जमा हुए हैं, जिस प्लेटू में गोल्ड के मिनरल्स थे, और उनको अपरदित करके कहीं इन्होंने डिपॉजिट कर दिया, और उसी डिपॉजिट के फॉर्म में ये सोना वहां मिलता है। सोना कभी भी चट्टान के रूप में नहीं मिलता है। सोना किस रूप में मिलता है? आपने सुना होगा, जहां कहीं भी गोल्ड मिलता है तो ऐसा नहीं कि 2.5 मन का चट्टान मिला है सोने का। आपने सुना होगा कि सोना रेत की तरह कण के रूप में मिलता है, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में मिलता है, कंकड़ के रूप में मिलता है, उसको छलनी से छाल के निकालते हैं, या फिर छोटी छोटी पपड़ी, इतनी बड़ी बड़ी कंकड़ के रूप में मिलता है। यानी कि वो अपरदित निक्षेप में पाए जाते हैं। सोना जो है, गोल्ड जो है, वो प्लेसर डिपॉजिट के रूप में ज्यादातर मिलता है, तो वो निक्षेप यहाँ पे है। अच्छा, आज जो यहाँ डेजर्ट है, तो क्या सब दिन डेजर्ट ही थे क्या? पैदाइशी डेजर्ट थे क्या यहाँ पे? ये जो ग्रेट विक्टोरिया था, जो ग्रेट गिब्सन था, या फिर स्टूअर्ट डेजर्ट था, या सिम्पसन डेजर्ट था, स्टोनी डेजर्ट था, तो क्या ये पैदाइशी डेजर्ट ही डेजर्ट थे? नहीं। पहले यहाँ पे क्या रहे होंगे? माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटूस, और फिर ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण लाखों वर्षों में ऐसी जगह लोकेट कर गए, किस्मत ने इसको ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया। किस्मत ऐसे मानते नहीं होंगे आप, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पृथ्वी पर जब ये रैंडम तरीके से ये प्लेट अफ्रीका से अलग होके इधर कई फोर्सेस के इफेक्ट में आके शक्तियां प्रभावित करती हैं, अदृश्य शक्तियां, उसका नाम क्या है? कोरियालिस फोर्स। अदृश्य शक्तियों का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अदृश्य शक्तियों का नाम क्या है? जो रेवोल्यूशन के कारण सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई तंत्र मंत्र जादू टोना ज्योग्राफी में भी है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कोरियालिस फोर्स, ये अर्थ के अपने एक्सिस पर घूमने के कारण लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
या सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी फोर्सेस काम कर रही हैं, इसके अलावा कन्वेक्शनल करंट के कारण क्रिएट होने वाले फोर्स, इन सारे फोर्स ने, इन अदृश्य शक्तियों ने इसे इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां इसके ऊपर जो पहले हरे भरे पर्वत पठार नदियां रहे होंगे वो डेजर्ट में परिणत हो गए, ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे ठंडी करंट इसके इधर बहने लग गई, और लंबे समय तक जब ये कोल्ड करंट इसके किनारे से बहने लग गई तो इस कोल्ड करंट ने बादल बनने ही नहीं दिया इस रीजन में। और जब लगातार बादल समुद्री तट से बन के नहीं आए तो इन क्षेत्रों में क्या हुआ, नमी कम हो गई, वर्षा कम हो गई। और वर्षा जब कम हो गई, चट्टानें जब दिन में तपने लगी, वर्षा कम होगी तो सबसे पहले ये नेकेड हो गए। वर्षा के अभाव में ये क्या हो गई, चट्टानें नेकेड हो गई, डेन्यूडेशन होना शुरू हो गया चट्टानों का। अनाच्छादन बोलते हैं, अनावृतीकरण बोलते हैं, यानी ऊपरी परत का हटना, इट्स कॉल्ड डेन्यूडेशन। यदि परत उखड़ रहा हो तो डेन्यूडेशन कहलाता है वो, अनावृतीकरण। ठीक है, तो दिन में ये गर्म होने लगे बहुत ज्यादा चट्टानें। क्यों? क्योंकि चट्टानों पे वनस्पतियां नहीं रही। क्यों? क्योंकि वर्षा नहीं होने लगा। जब वर्षा नहीं होने लगा तो सारी वनस्पतियां मर गईं। वनस्पतियां मर गईं तो जो रॉक थे वो नेकेड हो गए। अब जब रॉक नेकेड हो गए तो दिन में तपने लगे खूब ज्यादा और रात में ठिठुरने लगे खूब ज्यादा, जैसे डेजर्ट में होता है। तो दिन में जब तपते थे, चट्टानें तपती थी तो गर्म होकर फैलती थी उसकी संरचना। गर्म होने से कोई भी चीज क्या होता है, फैलता है। और रात में जब वो ठंड होता था तो सिकुड़ता, लगातार फैलने सिकुड़ने से उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, चट्टानों की संरचना ढीली पड़ गई। और जब चट्टानों की संरचना ढीली पड़ गई, चट्टानों में ताकत नहीं रही अपने कंपोनेंट्स को बांधे रखने की, तो उन कंपोनेंट्स में रात में उनकी दरारों में ओस की बूंदें गिरने लगी, और ओस की बूंदों ने उनके दरारों को और बड़ा कर दिया। केमिकल रिएक्शन हुआ और चट्टानें छटक गई, चटक गई, फट चिट गई और फट के टुकड़ों में बिखर गई। उन टुकड़ों पे हवा ने धक्का मारा, उन टुकड़ों को और दूर ले गई, आपस में टुकड़े रगड़ खाने लगे और रेत में कन्वर्ट हो गए। इस तरह से उन चट्टानों में जो मिनरल्स थे वो भी उन रेत में बिछ गए। संजोग से कुछ पार्टिकुलर एरिया में जहां गोल्ड की चट्टानें रही होंगी, पार्टिकुलर एरिया में जहां गोल्ड की चट्टानें रही होंगी, वो चट्टानें भी अपरदित होकर फैल गई, जिन क्षेत्रों में वहां आज कालगुरली और कूलीगार्डी नाम का शहर बसा है, और सोना ही सोना है। अब एक बच्चा बोल रहा है टस्मानिया, टस्मानिया जो है उसकी कैपिटल है हेवोर्ट। टस्मानिया की कैपिटल क्या है, हेवोर्ट। ये रहा टस्मानिया, छोटा सा पार्ट, ठीक है, बॉस स्ट्रेट है इसके पास। तो टस्मानिया जो है, टस्मानिया की कैपिटल है हेवोर्ट, और हेवोर्ट कैपिटल है। ये भी पार्ट माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का ही, टस्मानिया भी ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट माना जाता है, और उसकी राजधानी हेवोर्ट है। ठीक है, हेवोर्ट केंद्र शासित राज्य है, टस्मानिया केंद्र शासित राज्य है, और कैनबरा केंद्र शासित राज्य है। याद रखना, जैसे यूटी, ये सारे क्या थे, ये स्टेट थे। स्टेट के अलावा वहां भी यूनियन टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऑस्ट्रेलिया के पास 2 यूनियन टेरिटरी है। एक यूनियन टेरिटरी का नाम है कैनबरा, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और टस्मानिया यूनियन टेरिटरी है। उम्मीद करते हैं कि जरूर याद रहेगा आपको टस्मानिया और कैनबरा। कैनबरा राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की भाई। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहां है, याद रहेगा सबको, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहां है, कैनबरा, और कैनबरा जो है वो उसकी राजधानी है। ठीक है, तो सब लोग याद रखेंगे इस पॉइंट को। दो यूनियन टेरिटरी है, एक यूनियन टेरिटरी का नाम है कैनबरा और दूसरी यूनियन टेरिटरी का नाम है टस्मानिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और उत्तरी क्षेत्र को भी, जो उत्तरी क्षेत्र है उसको भी केंद्र शासित ही माना जाता है। ये भी केंद्र शासित है, कैनबरा भी केंद्र शासित है, टस्मानिया भी केंद्र शासित है। तो याद रखना, कैनबरा का लोकेशन देख लेना एटलस में, कैनबरा का लोकेशन। ठीक है, एक सेकेंड रुको।
एक्चुअल लोकेशन जानना थोड़ा सा माइंड पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, और यदि एक्चुअल लोकेशन बच्चे को ना समझ में आए तो फिर माइंड घूमते रहता है उसका। जहां तुम मुड़ते हो ना, यहीं पे ये है कैनबरा। कैनबरा राजधानी है इसकी, कैनबरा, यहाँ है कैनबरा, ठीक है, इस तट पे विक्टोरिया के पास। तो कैनबरा, तस्मानिया, ये दोनों केंद्र शासित क्षेत्र हैं। उम्मीद करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया समझ में आ गया होगा। ऑस्ट्रेलिया के मेन मेन जो रीजन्स हैं वो समझ में आ गए होंगे, और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन है वो समझ में आया होगा। और यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ समुद्र में, वो समझ में आया होगा। यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, वो पर्वत है एक। बाकी हम कई सारे इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट पढ़ते समय ध्यान देंगे और समझ में वो आ जाएगा। एक ही बार जितना हो सकता है उतना टॉपिक हम ले रहे हैं। यहाँ पे एक इंग्लैंड का जुड़वा बहन रहती है, दो द्वीप से मिलके बनी है, और वो इंग्लैंड की जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन है इंग्लैंड की। और इसको नाम दिया जाता है, इसको एक न्यूजीलैंड के नाम से हम जानते हैं। इसकी जो प्राकृतिक बनावट है ना, वो बिल्कुल इंग्लैंड की तरह है। और यहाँ एक जनजाति है, ट्राइब है, जो यहाँ की इंडोजिनस ट्राइब है, नाम सुना होगा माओरी। माओरी जनजातियों का राज्य है यहाँ पे। मवेशी पालने वाले जनजाति हैं माओरी जनजाति। ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, उत्तरी द्वीप है न्यूजीलैंड का, और ये दक्षिणी द्वीप है न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, डिट्टो टू कॉपी, कार्बन कॉपी इंग्लैंड की तरह है, क्योंकि इसकी अक्षांशीय स्थिति भी इंग्लैंड की तरह है। ठीक है, तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड को भी याद रखना है, वो एक स्वतंत्र देश है। नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ न्यूजीलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड यहीं पे पास में, इसी के समीप में एक बड़ा सा आइलैंड मिला है, जिसको कहा जा रहा है कि इसी का एक्सटेंशन है, और इसका नाम है जियालैंड। या एट्थ कॉन्टिनेंट के रूप में, हम एट्थ कॉन्टिनेंट के रूप में इसको पढ़ते हैं। और इसका नाम है, अभी खोज हुआ है, अब इसको मान्यता नहीं मिला है, इसको जियालैंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एट्थ कॉन्टिनेंट के रूप में एक नया आइलैंड का खोज हुआ है, जिसका नाम है जियालैंडिया। ठीक है, जियालैंडिया याद रखिएगा आप लोग। सिडनी के नीचे कैनबरा, सही बात है। जियालैंडिया को एट्थ कॉन्टिनेंट के नाम से माना जाता है, जियालैंडिया को आठवां महाद्वीप। ये पैसिफिक ओशियन में जनरेट हो रही है, डेवलप हो रही है, आने वाले समय में एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट के रूप में ये राइज करेगी, डेवलप होगी। अभी पूरी तरह से डेवलप हुई नहीं है, अभी समुद्र में डूबी हुई है, राइज कर रही है धीरे धीरे, हजारों वर्षों में पूरी तरह राइज करके एक आइलैंड क्रिएट करेगी। नाम क्या होगा? जियालैंडिया। तो ये था बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का कॉन्सेप्ट। अब आज एक वर्ल्ड मैप बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को जब हम सारे द्वीप देख रहे होंगे एक साथ वर्ल्ड के, तो एक बार उसमें हम इंपॉर्टेंट द्वीप पर एक अच्छा नोट्स बना के आपके साथ शेयर करेंगे। वर्ल्ड मैप बनाने सीखना बहुत जरूरी है। अब आप साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 6 कॉन्टिनेंट आप बनाने के लिए सीख चुके हैं। आपको 6th कॉन्टिनेंट आता है बनाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ये 6 कॉन्टिनेंट प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। ठीक है, 6 कॉन्टिनेंट का प्रैक्टिस करना है, सातों कॉन्टिनेंट आपके पास हो, इसका अभ्यास करने की कोशिश करनी है। तो हम देख लेते हैं, ये हमारे पास मान लीजिए कि पेज है, और इस पेज में हमको बनाना है 7 कॉन्टिनेंट। हम सबसे पहले वो 3 लाइन ले लेते हैं, एक लाइन जो है एकदम बीच में ले लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि हमारा एकदम मिडिल पॉइंट है, और इसका नाम है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर ले लेते हैं। दूसरा जो लाइन है, हम 23.5 डिग्री दक्षिण में एक और लाइन ले लेते हैं, जिसका नाम है मकर रेखा, और ऊपर भी हम 23.5 डिग्री उतने ही डिस्टेंस पे ले लेते हैं, जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। तो हमने 3 लाइनें ले ली, एक कैप्रिकॉर्न था, मकर, दूसरा इक्वेटर था, भूमध्य, और तीसरा कर्क था।
अभी हम इसको इसलिए नहीं बना रहे हैं, स्पीड में नहीं बना रहे हैं कि हमको एग्जाम में बनाना है, हम सिर्फ बनाने सीख रहे हैं। एग्जाम में बनाते समय अपने आप फ्लो बढ़ जाएगा थोड़ा, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि वहां इतना डेकोरेशन नहीं करेंगे, फास्ट बनाएंगे। मन ही मन मैंने इसको 3 हिस्से में बांट लिया, ठीक है, आपको मेरा मन भी दिखे इसलिए हम मन दिखा दे रहे हैं। मन ही मन मैंने इसे 1 हिस्सा, ठीक है, 2 हिस्सा और 3 हिस्से में बांट लिया। 3 हिस्सों में बांट लिया मन ही मन, ये सब मन में किया मैंने। और इस हिस्से में मैंने, इस हिस्से में साउथ अमेरिका बनाया। इक्वेटर पर डब्ल्यू मैंने यहां लिया, और डब्ल्यू लेने के बाद लूटा बनाने के बाद ये पोर्शन इस तरह बनाने के बाद हमने इसको इस तरह से बनाया कि ऐसे हो गया मेरा साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका बनाने के बाद हमने वो युगाटन पेनिनसुला बनाया, मेरिडा जिसको बोलते थे, और इधर से फ्लोरिडा, ये मेरिडा और ये फ्लोरिडा बनाया। और फिर ये सेंट लॉरेंस बनाया, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के बाद ये लेब्राडोर बनाया, ये बे ऑफ हडसन बनाया, और ये हमारा अलास्का वाला पार्ट के बाद उल्टा एस बनाया, और फिर इसमें आके मिला दिया। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका रेडी। छोटे मोटे आइलैंड पे हमने ध्यान दे दिया कि ये हमारा टेरा डेल फ्यूगो है, ये हमारा फॉकलैंड है, ये हमारा वो हुसैन बोल्ट का घर है, और ये हमारा क्यूबा है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, थी फलाना ढिमका, ठीक है, और ये हमारा न्यू फाउंडलैंड है, ये हमारा बॉफिन है, ये हमारा विक्टोरिया है, और भी विक्टोरिया की छोटी मोटी मौसी चाची नानी काकी दादी। फिर इसी के बगल में हमने वो ग्रीनलैंड बना लिया, जो बड़का फुफ्फा थे यहाँ पे हम उनको बिठा दिए, और इसके बगल में हमने यहाँ पे आइसलैंड बना लिया। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और बाकी चीज बनाने के बाद अब हम चलेंगे अफ्रीका। जैसा कि हमारे पूर्वजों ने हमें बता रखा है कि अफ्रीका से तीनों लाइन गुजरती है, तो बेटा पूर्वज का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। यहाँ से हमने अफ्रीका का वो गिब्सन बनाया, और यहाँ से सीड्रा, सीड्रा और गिब्सन के बाद हमने ये जिब्राल्टर वाला पार्ट बनाया, और यहाँ से हम जल्दी से सियरा लियोन और लाइबेरिया के पैरेलल जाते हुए केप कैमरून से 2-3 बार डिजाइन बनाते हुए हमने ये रहा मोजाम्बिक चैनल बनाते हुए यहाँ खड़ा रहे हम। और इधर से हम जो है ये सिनाई पेनिनसुला के बाद हम रेड सी पे सींग निकालते हुए हम फटाफट इससे मिला दिए। ये हमारा अफ्रीका भी रेडी हो गया, और लगे हाथ हमने मेडागास्कर बना लिया। और यहाँ से अब हमने वो वाला पेनिनसुला बनाया, आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला बनाते समय भाई मेरे लौट जा, फिर पोपट हो गया क्या? अच्छा पोपट हो गया, कोई बात नहीं, पोपट का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बच गए भाई। कभी कभी ऐसा पोपट होता है, तो ऐसे समय में हम पोपट का ध्यान रखते हैं, ठीक है। सब जगह लाइट हो गई। अब देखिए, तो ये हमने क्या बनाया, अफ्रीका बनाया। और अफ्रीका के बाद ये वाला पोर्शन जो था, ये पोर्शन बनाया। ये आइबेरियन पेनिनसुला था, ब्रिटेनियन पेनिनसुला था, जूटलैंड पेनिनसुला था, और ये ड्रैगन वाला पार्ट था, और ये कोला पेनिनसुला था, रुक गए। फिर ये यहाँ से इटालियन पेनिनसुला बन गया, इटालियन के बाद ये बाल्कन पेनिनसुला बन गया, और ये टर्की बन के ये क्रीमिया पेनिनसुला, एजोब सी बन गया, और यहाँ से हम नीचे आ गए। ये पोर्शन जो है हम इस तरह सिनाई पेनिनसुला बना के इधर आके मिल गए। अब क्या था, यहाँ के बाद हमारा एशिया वाला चैनल शुरू हुआ। एशिया बनाया हमने, और एशिया के बाद ये ईरान, पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान वाला पार्ट बनाया हमने। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरी जान के बाद हमने आगे ये वाला पोर्शन बनाया। मलेशिया, सिंगापुर के बाद ये चाइना बना दिया, कोरिया बना दिया, कमचटका सखालिन बना दिया, और उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट के बाद हम बहुत जल्दी इधर आ गए, ठीक है। और हम यहाँ सिंगापुर बनाए, सुमात्रा, जावा बनाए, इंडोनेशिया एकदम इक्वेटर पे बनाते हुए फिलीपाइंस बना के ये होकाडो, हैकाडो, होन्सू, क्यूसू, सिकोकू और फार्मोसा, हांगकांग, और यहाँ पे श्रीलंका के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फलाना ढिमका और मेडागास्कर। यहाँ पे वो मेडागास्कर यहाँ है, ये मालदीव हो गया। यहाँ सेशल्स, मॉरिशस, रीयूनियन, चगोस आर्कियोपेलागो, ठीक है। यहाँ सेंट हेलेना, ठीक है, आइलैंड यहाँ पे, यहाँ कैनारी, कैनारी आइलैंड। आइलैंड्स पे थोड़ा फोकस करते रहने पे खूबसूरती बढ़ जाती है। यहाँ पे
जो 2-3 आइलैंड बनाए, पापुआ गिनी, न्यू पापुआ गिनी, पूर्वी तिमोर और मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया। पापुआ गिनी के बाद हम इस तरह से बनाए ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। ज्यादा बड़ा बन गया ऑस्ट्रेलिया, फिर बुरा मान जाएगा, तो हम ऑस्ट्रेलिया को बुरा नहीं मानने देंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को इस तरह बनाना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये पापुआ गिनी, न्यू पापुआ गिनी और बाकी आइलैंड हो गए। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से बना और ऐसे ऐसे वाला पार्ट यहाँ आया और ये अब की बार ऑस्ट्रेलिया। सही है, थोड़ा सा दिल ना टूटे ऑस्ट्रेलिया का, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बन गया। ऑस्ट्रेलिया बनने के बाद हम नीचे बस उसका पोर्शन थोड़ा सा बनाएंगे, वो टस्मानिया, और फिर न्यूजीलैंड बना दिए, ये न्यूजीलैंड। अंटार्कटिका बनाते समय हमने यहाँ से थोड़ी करीबी दिखाई, नजदीकी दिखाई अंटार्कटिका का यहाँ से, और ये वाला पोर्शन अंटार्कटिका का सटा हुआ है, और बाकी कहीं से अंटार्कटिका सटा हुआ नहीं, हो गया अंटार्कटिका। कुल मिला के हमारा एक बेहतरीन वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा बना हुआ, जिसमें लगभग जो चीज जहां खोजें वहां मिल जाएगा। बस हमारा जो एक बड़ा प्यारा कमीना देश है जिसको मैं भूला था, इंग्लैंड, जिन्होंने शासन किया हम पे, उसको कैसे भूल सकते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे ना तो आपको वर्ल्ड मैप बना हुआ दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रही होगी वर्ल्ड मैप की। ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट, ये अफ्रीका वाला पार्ट, ठीक है, ये अफ्रीका वाला पार्ट, और इधर एशिया और यूरेशिया जो है एक जैसा फील देगा। ये पूरा का पूरा रीजन प्योर एशिया है। ठीक है, ये यूरेशिया वाला पार्ट, और ये लास्ट वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। और जो सब श्वेत महाद्वीप है हमारा, उसके लिए भी एक थोड़ा सा पॉइंट ले लें, ये रीजन जो है ये श्वेत महाद्वीप का रीजन है। तो कुल मिलाकर के हम बस ये जताना, दिखाना, बताना चाह रहे हैं भाई मेरे, कि यदि तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम बेहतर मैपिंग सीख जाओगे। अब 1 बाय 1 करके, ठीक है, यदि ऐसा बनाने, हमने जैसे तैसे खींचने सिखाया, बनाने सिखाया आपको, कि इस तरीके से आप कोशिश करेंगे तो आपसे भी एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैप ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब खुद ट्राई करना, कभी कभी समय निकालना अपने आप, और कोशिश करना कि जब वो बना सकता है तो हम भी बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा फिलॉसफी है कि कोई वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है, और इस फिलॉसफी को थोड़ा धारण करके हम चाहते हैं कि इस पर आप सब के सब लोग अमल करें, काम करें। एक बार वर्ल्ड मैप बनाने सीख जाएंगे ना, तो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे पूरे विश्व में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम भारत, विश्व में खनिज, विश्व के पर्वत, विश्व के मरुस्थल, रिवीजन आसान हो जाएगा। और ये तो मैंने एकदम बेहतरीन टाइम लेके बनाया ना, जितना कम टाइम लेके बनाएंगे उतना बेहतर होगा। तो चलिए, आज की क्लास इतनी ही। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आज के बाद से आप अभ्यास शुरू करेंगे, क्या बनाने का, वर्ल्ड मैप बनाने का। सबसे रिक्वेस्ट है आप सब ट्राई जरूर करना वर्ल्ड मैप बनाने का, और यदि आप बनाने सीख जाते हैं वर्ल्ड मैप तो एक अच्छी अचीवमेंट मानेंगे हम। कल एक काम करेंगे, हम छोटा सा रिवीजन करेंगे कल 1 घंटे में। विश्व के 10 नक्शे आपको बना के दिखाएंगे, और विश्व में 10 चीजें, विश्व के पर्वत, विश्व के पठार, विश्व की नदियां, विश्व के मैदान, विश्व में ही पूरा का पूरा देखेंगे। एक समरी, बस कल की क्लास लास्ट क्लास है मैपिंग की। उसके बाद हम परसों से जियोमॉर्फोलॉजी के साथ फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। चलिए कल मिलते हैं। आज 7:30 हो गया, ज्यादा टाइम हो गया, हमको दूसरा क्लास लेना है।